हाँ, पिछले सेशन में मैंने आपको लिमिटेशन एक्ट 1963 के सारे प्रोविजनों के बारे में डिटेल रूप से बताया। सारे सेक्शन यथासंभव प्रयास किया गया कि खत्म हो गए और इससे रिलेटेड जो भी आपको केस लॉ था उसका भी हमने विवरण दिया। और लिमिटेशन एक्ट जो है एक महत्वपूर्ण विधि है जिसके अस्तित्व में ही रहने पर कोई भी सूट आप किसी कोर्ट में फाइल कर सकते हैं और अपने अधिकारों का जो है क्रियान्वयन करा सकते हैं कोर्ट के माध्यम से। लिमिटेशन पीरियड कितना महत्वपूर्ण है कि अगर आपका लिमिटेशन पीरियड खत्म हो जाता है तो आप अपने राइट को जो है वो क्रियान्वयन किसी कोर्ट के माध्यम से नहीं करा सकते हैं। इसलिए लिमिटेशन एक्ट का बड़ा ही महत्व है और सारे लेक्चर्स हम उसको समाप्त कर चुके हैं। लिमिटेशन एक्ट खत्म हो चुका है। अब इसका जो मेन पार्ट है आपका सिविल प्रोसीजर कोड 1908, ये मेन चीज है सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक ना। ये है सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक ना। और ये है, ठीक ना। अब जैसे किसी क्रिमिनल में सीआरपीसी लागू होती है वैसे सिविल मामलों में सिविल प्रोसीजर कोड होता है। ये संहिताबद्ध किया गया, इसमें जो नियम और सेक्शन को वो कोडिफाई किया गया, ठीक ना। क्योंकि पहले ये स्थिति थी कि हर जगह जो है अलग अलग प्रक्रियाएं अपनाई जाती थी। इससे आपस में जो है न्यायालयों में जो निर्णय आते थे विरोधाभास होता था, प्रक्रिया जो है वो प्रक्रियाओं में विरोधाभास होता था। इसलिए इसको कोडिफाई किया गया सिविल प्रोसीजर कोड कि एक ही प्रक्रिया होगी सिविल सूट मामले में। जो भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो इसी संहिता के तहत इसी सेक्शन और नियम ऑर्डर रूल के ही तहत जो है अपनाई जाएगी। इसका उद्देश्य यही था कि एक सरल प्रक्रिया बनाई जाए, जो प्रक्रिया कोडिफाई हो, जिसको हर व्यक्ति जान सके, ठीक ना। जो सूट फाइल किया वो जान सके, कोर्ट जान सके, उससे रिलेटेड अधिवक्ता जान सके और उसका सही ढंग से इंटरप्रिटेशन हो और सही ढंग से क्रियान्वयन हो किसी भी राइट का, ठीक है। अब इसके हर अधिनियम में एक डिफिनीशन रहती है, जो टर्म्स उसमें यूज किए जाते हैं प्रत्येक अधिनियम में उनको जो है डिफाइन किया जाता है कि जो टर्म उस अधिनियम में जहां भी जैसे भी रूप में वो आएंगे उनको उसी रूप में पढ़ा जाएगा, उसी आशय का अर्थ निकाला जाएगा। वो एक निश्चित जो है उनका अर्थान्वयन रहेगा। इसीलिए जो है हर एक्ट में डिफिनीशन होती है और इनके सिविल प्रोसीजर कोड डिफिनीशन वाले पार्ट में सेक्शन 2 आता है। सेक्शन 2 में जो टर्म्स यूज किए गए हैं आपके सिविल प्रोसीजर कोड में, उनके रूप में दिखाया गया है कौन कौन से टर्म हैं, उनका कैसे डिफिनीशन है, उनको डिफाइन किया गया है, क्या है, उनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, स्पष्टीकरण किया गया है। जो टर्म है वो क्या है। पहले में है संहिता, सेक्शन 2 में सब सेक्शन 1 में संहिता। इसके अंतर्गत जो है इसमें सेक्शंस आते हैं वो और उसके अंदर ऑर्डर है रूल सब समाहित। अब सबसे महत्वपूर्ण इसकी जो डिफिनीशन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 2, ये सबसे महत्वपूर्ण है। स्टार्ट क्या है, इसको कहते हैं डिक्री। डिक्री को हिंदी में क्या कहते हैं, आज्ञा, ठीक ना। ये डिक्री जो है ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और काफी एलाबोरेट, काफी इसका व्याख्या जो है बड़ी विस्तृत है। इसका बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक ना। ये सबसे टेक्निकल डिफिनीशन है सीपीसी, सबसे टेक्निकल, मोस्ट टेक्निकल डिफिनीशन अगर है तो किसी है डिक्री की, आज्ञप्ति की है कि आज्ञप्ति क्या है, उसका नेचर क्या है और आज्ञप्ति होने के लिए जो है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डिक्री क्या होते हैं, ये पूरा डिटेल आज हम आपके बारे में बताएंगे। जैसा बेयर एक्ट में डिफिनीशन दिया गया है आपके सेक्शन 2 में, ठीक ना, कि डिक्री से ऐसे न्याय निर्णय, निर्णय नहीं न्याय निर्णय
कि प्रारूपिक अभ्यक्त से अभिप्रेत है, मतलब औपचारिक रूप से उसका फॉर्मल जो है वो एक्सप्रेशन, ठीक ना, जो जहां तक वह उस न्यायालय से संबंधित है, जो जहां वह उस न्यायालय से संबंधित हो, बाद के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में, मतलब बाद के सभी जितने विवादग्रस्त विषय हैं सभी या उनमें से किसी एक संदर्भ में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण करता है, ठीक ना, और या तो ये प्रारंभिक होगी या ये अंतिम, ठीक ना, क्लियर कॉन्सेप्ट इससे। इसका मतलब है डिक्री में क्या होना चाहिए, न्याय निर्णय होना चाहिए, ठीक ना। न्याय निर्णय कब होगा, क्या कहता है, न्यायालय द्वारा एक न्याय निर्णय होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, न्याय निर्णय क्या होता है, ठीक ना। तो किसी मुकदमे में कोई सूट फाइल किया जाता है, ठीक ना, उसके गुण दोष के आधार पर उसकी सारी प्रक्रियाओं के हेयरिंग के बाद जो डिसीजंस आते हैं उसी को न्याय निर्णय कहते हैं, ठीक ना। हाँ, क्या कहते हैं, न्याय निर्णय कहते हैं, जुडिशियल डिटरमिनेशन, ठीक ना। जुडिशियल न्यायिक जो है, जो भी इशू बन रहे हैं उनके संदर्भ में जो न्यायिक जुडिशियल डिटरमिनेशन होता है वही न्याय निर्णय है, ठीक ना। ये आपका एक केस है मदन नाइन बनाम हंसुबाला के केस में, ये डिसाइड किया गया है कि अगर कोई निर्णय में जुडिशियल डिटरमिनेशन नहीं है तो वो न्याय निर्णय नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा, न्याय निर्णय नहीं माना जाएगा। तो डिग्री का पहला जो एसेंशियल है एलिमेंट वो क्या है, न्यायालय द्वारा एक न्याय निर्णय होना चाहिए, ठीक ना, क्लियर। न्याय निर्णय और न्याय निर्णय में अंतर है। न्याय निर्णय किसमें होता है, किसी मुकदमे में, किसी सूट में, और उस न्याय निर्णय से क्या होता है, पक्षकारों के अधिकारों का जो है वो निश्चायक रूप से उसका अभ्यक्त होता है, ठीक ना। तो ये न्याय निर्णय होना चाहिए, निर्णय और न्याय निर्णय में अंतर, ठीक ना। न्याय निर्णय ये स्वतंत्र नहीं होता है। ये जो आप मुकदमा फाइल करते हैं उसमें पक्ष और विपक्ष की ज्यादा जो प्लीडिंग होती है और उसके बाद जो इशू बनते हैं, जो विवादग्रस्त सब सब्जेक्ट आते हैं, उसके संदर्भ में जो निर्णय होते हैं वो सब मिलाकर के जुडिशियल निर्णय को कहते हैं न्याय निर्णय। और निर्णय में पक्षों को सुनने के बाद या स्वयं उनको क्या उचित अनुचित प्रोसीडिंग में लग रहा है उसका अगर जो निर्णय होता है वो निर्णय है, आदेश का निर्णय है, कोई चीज निर्णय है, ठीक ना। हाँ, तो वो निर्णय की स्थिति में आता है। जैसे ये हो गया आपका न्यायालय द्वारा एक न्याय निर्णय, ठीक, निर्णय नहीं न्याय निर्णय होना चाहिए, एक एसेंशियल डिग्री की है, ठीक ना। दूसरा है औपचारिक अभ्यक्त, ये फॉर्मल तौर पर उसकी अभ्यक्त होनी चाहिए, ठीक ना। उसको जो है औपचारिक उसकी अभ्यक्त होनी चाहिए और उसको बाकायदे ये डिग्री में क्या होता है, पहले न्यायालय द्वारा जजमेंट पारित किया जाता है, ठीक ना। उसी के परिप्रेक्ष्य में डिग्री पारित की जाती है। मूल क्या है, जजमेंट, क्या है जजमेंट। हाँ, और उसका ऑपरेटिव पार्ट जो होता है वो क्या होता है, डिग्री होता है। डिग्री ही एजुकेशन में लाई जाती है, ठीक ना। हाँ, तो जजमेंट होता है मूल और उसका ऑपरेटिव पार्ट जो होता है वो क्या होता है, डिग्री होता है, ठीक ना। अब इसमें तीसरा पॉइंट है वाद का होना आवश्यक
आवश्यक है। बिना कोई सूट फाइल किए कोई न्याय निर्णय नहीं हो सकता। जब तक कोई सूट नहीं फाइल होगा तब तक कोई भी जो निर्णय होगा वो न्याय निर्णय नहीं होगा और वो डिक्री की परिभाषा में नहीं आएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? सूट का होना मस्ट है, इसी सूट में ही ये न्याय निर्णय होता है। आप समझ रहे हैं? हाँ, ठीक है। बाद के वादग्रस्त विषयों के संबंध में जो सूट फाइल होता है उस पर जो विपक्ष वाला है वो भी अपना ऑब्जेक्शन क्रिएट करता है, दोनों की टकराहट पर एक इशू बनता है, ठीक ना। उन्होंने ये चीज कहा, उन्होंने उसको इनकार किया, तो कोर्ट के सामने क्या बन गया? इशू बन गया। इनका कथन सही है कि इनका कथन सही है। अब इसके संदर्भ में कोर्ट क्या करती है? एविडेंस देती है, साक्ष्य सारे दी जाती है, उसी बात में निर्णय करती है। तो ये वाद का होना आवश्यक है। जब तक कोई सूट नहीं होगा तब तक कोई भी निर्णय न्याय निर्णय में नहीं आएगा और वो डिग्री की परिभाषा में नहीं आएगी, ठीक ना। क्लियर कॉन्सेप्ट? बाद के विवादग्रस्त विषयों के संबंध में अब उसमें जो इशू बने हैं उन सारे इशू के संदर्भ में या किसी एक दो इशू के संदर्भ में, ठीक ना। क्या करते हैं? पक्षकारों के अधिकारों, राइट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण होता है, उनके क्या राइट है उसका निर्धारण किसके द्वारा होता है? न्यायालय के द्वारा होता है। न्यायालय किस ढंग से करता है? ये न्याय निर्णय के माध्यम से करता है, जजमेंट करता है और न्याय, ठीक ना। उनके अधिकारों का वो पालन करता है, ठीक ना। और नेक्स्ट आपका एलिमेंट्स है पांचवा, आप बताते हैं वो आवश्यक एलिमेंट क्या है। ये केस लॉ पांचवा क्या है? पांचवा जो है आपका ये जो है आपको हम बता रहे हैं, पांचवा आपका है पांचवा नोट करिए आप, अधिकारों का अंतिम रूप से निर्धारण। जो राइट डिसाइड हो रहा है उसको अंतिम रूप से निर्धारित होता है डिग्री के आंसर में। क्या होता है? अंतिम रूप से, उसमें कुछ शेष नहीं रह जाता है, ठीक है ना। निश्चय, उसमें कोई अनिश्चितता नहीं रह जाती है। जैसा आपका बेयर एक्ट में है कि निश्चायक रूप से अवधारण करता है, उसमें कोई अनिश्चितता नहीं रहती है, ठीक है। अंतिम रूप से निर्धारण करता है, ठीक ना। अब 6 पॉइंट क्या है आपका? 6 पॉइंट है आज्ञप्ति में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? आज्ञप्ति में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? नेक्स्ट, इसमें क्या सम्मिलित है अब आपको हम बता रहे हैं, ठीक ना। वाद पत्र का नामंजूर का किया जाना, वाद पत्र का नामंजूर किया जाना, नामंजूर किया जाना।
आपका सूट जो है रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किस आधार पर? जैसे ऑर्डर 7 रूल 11, ठीक है, कोर्ट फीस के संदर्भ में अगर आपने अपने जो सूट फाइल किया है उसमें विवादग्रस्त जो संपत्ति है उसके संदर्भ में प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं किया है, ठीक ना, और कोर्ट ने उसको वैल्यूएशन करके और आपसे ये आदेश दिया आपको कि ये प्रॉपर वैल्यूएशन के बाद ये कितनी कोर्ट फीस इसमें होनी चाहिए, और आपने कोर्ट फीस कितना किया है? कम किया है, और उस आदेश का पालन आप नहीं करते। क्या नहीं करते? पालन नहीं करते। कोर्ट फीस आप उसमें लगाते नहीं है। एक्स्ट्रा जो कोर्ट फीस कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया गया है उसको आप लगाते नहीं है। तो ये ऑर्डर 7 और रूल 11 के अंतर्गत जो है कोर्ट जो है आपका सूट रिजेक्ट कर देगी, ना मंजूर कर देगी। ये भी डिक्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? डिक्री के अंतर्गत आता है। उसके बाद ठीक ना, धारा जो है 144 के अंतर्गत प्रतिस्थापन ये धारा 144 क्या है? धारा 144 है कि मान लीजिए आपने सूट फाइल किया, सूट फाइल करने के बाद आपके अगेंस्ट जजमेंट पारित हो गया, ठीक, आप कहां गए? अपील में गए। जो डिक्री पारित होगी आपके खिलाफ तो आप कहां जाएंगे? अपील में जाएंगे। अपील में वो जो अपील का निर्णय हुआ वो आपके पक्ष में, किसमें हुआ? पक्ष में हुआ। तो ये पूर्व में जो विवादग्रस्त संपत्ति है उसके संदर्भ में आपको पुनर्स्थापित किया जाएगा जैसे आप निर्णय के पहले थे। माने सूट इस निर्णय के पहले, कौन निर्णय पहले? जिसके आपने अपील किया है उस निर्णय के पहले ये आपकी संपत्ति जिस रूप में आप जिस हैसियत में थे, जिस रूप में थे, उसके स्थिति में आपको प्रस्थापित करने का जो होता है वो धारा 144, ठीक है ना? हाँ, जैसे ये प्रॉपर्टी पर कब्जा किसका था? आपका था, ठीक है ना? जब जजमेंट आपके खिलाफ हुआ तो आपका विपक्षी इसको कब्जिया लिया, ठीक है ना? अपील में आप गए, अपील लागू हो गई, तो पूर्व वाली स्थिति क्या है? हाँ, अब आपको स्वामित्व आ गया, आपको एक पोजीशन देगा, आप समझे ना? यही जो धारा 144 कहता है। तो एक धारा 144 के अंतर्गत जो प्रतिस्थापन का वो आदेश या निर्णय होता है वो भी डिक्री के ही में आता, ठीक ना? क्लियर कॉन्सेप्ट? हाँ, अब चलिए कौन सा पॉइंट है? 7, कौन चीज डिक्री में नहीं आती उसको हम डिटेल से बताएंगे। अब डिक्री में क्या शामिल नहीं है? डिक्री में क्या शामिल नहीं? इसके अंदर क्या नहीं है? ऐसा न्याय निर्णय जिसकी अपील आदेश की बात होती है, जिसकी अपील किसका? न्याय निर्णय, न्याय निर्णय जिसकी अपील आदेश की भांति होती है, ठीक है?
वो भी डिग्री के श्रेणी में नहीं आएगा। दूसरा है पक्षकारों के अनुपस्थित में, अगर पक्षकार अनुपस्थित हैं और मुकदमा खारिज हो जाता है तो वो भी निर्णय जो है वो डिग्री की श्रेणी में नहीं है। जैसे कोई सूट फाइल किया और वादी अनुपस्थित रहता है तो क्या होता है, मुकदमा खारिज हो जाता है, ठीक ना। तो ये भी जो है डिग्री की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक, ओके। और नेक्स्ट में और भी हम डिग्री के बारे में आपको डिटेल्स और देंगे, ठीक ना। ओके, गुड।